नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। दंगल में आपका स्वागत है। आज हम दंगल में किसी सियासी मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि चर्चा उस खतरे को लेकर करेंगे जिसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना के उस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए दहशत बना हुआ है। अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में इसके मरीज अब सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिस पर वैक्सीन का भी शायद असर ना हो। अब सवाल ये कि क्या भारत इससे निपटने के लिए तैयार है? क्या हमारे देश में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारी हो चुकी है? जवाब इन्हीं सवालों को लेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब। लेकिन पहले देखिए जरा ये बेहद खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के ये जख्म भरे भी नहीं है कि एक बार फिर कोरोना खौफ पैदा करने लगा है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर ने दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर ढकेल दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और नए वेरिएंट को लेकर हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर लगा दी जाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि आरंभ से ही प्रधानमंत्री जी ने डे टू डे बेसिस पर स्वयं समीक्षा की है और यही कारण है कि कोविड के इस युद्ध में भारत की सफलता विश्व भर में अब कबूल की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पहले ही चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपल्स को तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरी में भेजा जाए। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी इस वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है। सोमवार को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नए वेरिएंट से बचाव पर जानकारी देगी। गुजरात सरकार ने कई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों का टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। बीएमसी ने तैयारियों को लेकर आपात बैठक बुलाई है। कोविड वाला वास्तव में यूरोप में आतंक मचाया हुआ है। WHO, अगर WHO कह रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, पहले कहता था। परसों कह दिया 7 लाख लोग मरेंगे। अब कितने मरेंगे किसी को नहीं मालूम है। पर अगर मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिता रहा है तो उसके मायने हैं अपने। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। हमारे यहाँ थर्ड वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर अभी फॉर्चुनेटली अभी लक्षण दिख नहीं रहे। परंतु पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको, जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते हैं कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। कोरोना की सबसे बड़ी वजह यात्रा होती है। जहां कोरोना संक्रमित एक जगह से जाकर दूसरी जगह इस बीमारी को फैलाते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार मंथन कर रही है। भारत ने कई देशों को नए वेरिएंट के लिहाज से रिस्क वाले देशों की लिस्ट में रखा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल है। हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए गए हैं। विदेशों से आ रही फ्लाइट एक बार फिर देश में कोरोना का नया वेरिएंट ला सकती है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से वेरिएंट प्रभावित देशों की उड़ानें रद्द करने की मांग की है। मैं प्रधानमंत्री से नए कोरोना वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानें
बंद करने की गुजारिश करता हूं। बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना पर काबू पाया है। ऐसे में नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश से रोकने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। गनीमत है कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन की दस्तक नहीं है, लेकिन वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद खतरनाक माना जा रहा है, जिस पर वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी ये भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब है। इस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये ओरिजिनल वायरस से म्यूटेशन के कारण काफी अलग है और ये देखने वाली बात होगी कि वैक्सीन ओरिजिनल वायरस के लिए निर्मित की गई थी और इसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। हालांकि अभी तक की स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज के लिए वायरस की पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में ये संभावना है कि वैक्सीन जनरेटेड एंटीबॉडीज इसके खिलाफ कितनी इफेक्टिव रहेगी, इस पर डिटेल स्टडी की बहुत जरूरत है। उधर राहुल गांधी ने भी सरकार से टीकाकरण को लेकर गंभीर होने की बात कही है। बहरहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में दस्तक दे चुका है। ऐसे में तैयारी है इस वेरिएंट को हिंदुस्तान में आने से रोकने की। आज तक ब्यूरो। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। जल्दी से पहले उनका परिचय आपसे करा दें। पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है आईसीएमआर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जुड़ने के लिए। और आप लगातार दूसरी जब लहर थी, पहली लहर थी, हम बात करते रहे कि कैसे क्या उपाय होने चाहिए, किस तरीके की स्थितियां हैं। आज हम फिर इस विषय पर आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अशोक सेठ हैं, चेयरमैन फोर्टिस स्कॉट के। डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, डायरेक्टर हैं ये टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के, और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और थोड़ी देर में शशांक जोशी भी हमारे साथ होंगे, सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क के। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। और ये सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है कि जो हमने लहर देखी है, अगर ये वेरिएंट अपने पैर पसारता है तो कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, ये अगर लहर आई तो कोई अच्छी बात होगी ऐसे समझना गलत होगा। अब रहा सवाल, क्या ये बहुत खतरनाक होगा? खतरनाक होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे सबूत हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला सबूत हमको ये चाहिए कि क्या ये वैक्सीन के रिस्पांस को इवेड करता है, या वो वैक्सीन उसके ऊपर असरकारक होगी या नहीं होगी। इसके बारे में अभी भी हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन डर तो बहुत ज्यादा बना हुआ रहेगा कि ये वैक्सीन के इफेक्ट को मानेगा नहीं। इसका मुख्य कारण जो है वो 32 म्यूटेशन अगर स्पाइक प्रोटीन में है, तो ये डर कुछ उसमें के गिने चुने म्यूटेशंस है, उन म्यूटेशन की वजह से एक डर लगता है कि ये वैक्सीन को मानेगा नहीं। लेकिन हमारे लिए अच्छी उसमें की एक चीज जो हमको अभी तक जो भी लग रही है वो एक ही है कि अभी तक किसी ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मौत होने का डर बढ़ रहा है। ये जब तक नहीं होता, ये अगर इन्फेक्शन ही करके स्प्रेड होगा तो उसको बहुत ज्यादा उसका असर होगा ऐसे बोल नहीं सकेंगे। इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। हम सबको एक याद रखना है कि ये जो वैक्सीन है, ये इंसान की हॉस्पिटलाइजेशन का चांस और मौत होने का चांस, ये दोनों से वो रोकती है, यानी इंसान की जान बचाएगी। लेकिन ये माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, इनको रोक नहीं सकती ना। ये वैक्सीन की कुछ खामियां हैं, लेकिन हमको अपने आप की जान बचाना है। हम लोगों ने आगे जाके वैक्सीन लेना है, और हमको वैक्सीन लो या मत लो, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिसकी वजह से ये वेरिएंट हो या कोई दूसरा विषाणु हो, वो हमारे शरीर में ना जाए। ठीक है डॉक्टर अशोक सेठ, ये अच्छी बात है कि अभी तक भारत में कोई केस नहीं है, मतलब इतना जिस तरीके से हम पहले ही सतर्क हैं। आप जरा बताइएगा, अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसा नॉलेज हो तो वो भी बताइएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो पहले प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते थे, क्या वही इस बार भी करने पड़ेंगे अगर इस तरीके के वेरिएंट से लड़ने के लिए? और ये भी कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन भले लगा कर रखे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरी डोज भी नहीं लगी। वैक्सीन लगने के बाद भी ये वेरिएंट आप पर उतना ही असर डाल सकता है, फिर कैसे बचेंगे? देखिए, वेरिएंट्स तो एक्सपेक्टेड थे और हर वायरस में एक्सपेक्टेड हैं। इस बार कंसर्न ये है अबाउट द नंबर ऑफ म्यूटेशंस, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 3 जो पॉसिबिलिटीज
होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ये ज्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है, और उसका शायद इंडिकेशन साउथ अफ्रीका से आ रहा है। पर जो दूसरी दो बातें हैं कि क्या इससे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा, और तीसरी बात यह है कि क्या ये इम्यून सिस्टम को इवेड करेगा, उसकी बातें अगले कुछ हफ्ते में पता चलेंगी। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका क्लियर आंसर है, और ये है कि हम अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अगले कुछ महीनों तक हमें रखना ही है, वही हमारा, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन हमारे पास दो यंत्र है, चाहे वो किसी तरह का वेरिएंट हो। एक है हमारी डबल वैक्सीनेशन, क्योंकि हो सकता है कि चाहे ये वेरिएंट इवेड करे, बट पॉसिबल ये भी है कि शायद वो हमें सीरियस नुकसान ना पहुंचाए, शायद हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, शायद डेथ्स ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए डबल वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट हो गई है अब हर वेरिएंट के लिए। और सेकंड बात ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमेशा हमारे साथ रहना ही है। अब जो हम इवन डेल्टा वेरिएंट की वजह से हम यूरोप में देख रहे हैं कि केसेस डबल और ट्रिपल और कई गुना बढ़ गए हैं, वो इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दिया था ऑफिशियली। मास्किंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, इंडोर्स और आउटडोर्स की कांग्रीगेशन नॉर्मलाइज हो चुकी थी, और इसलिए हम देख रहे हैं। तो और फाइनली मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। मैं इनफैक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज को उनको अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत प्रोएक्टिव तरीके से, जहां पे इस टाइम पे कुछ ही केस अभी दिखे हैं, उसमें भी पूरी स्क्रूटिनी, पूरी सर्वेलेंस, पूरी जीनोमिक टेस्टिंग, फ्लाइट्स वहां से आना, उनको स्क्रीन करना, हर तरीके के प्रिकॉशंस अभी से सेट कर दिए हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि हम उसकी इन्फेक्टिविटी बाद में जाने और हमारी प्रिकॉशंस बाद में आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए हर तरह के वेरिएंट से बचने के लिए, इंक्लूडिंग ये वेरिएंट जो शायद हमारे पास ना आए बट कभी भी आ भी सकता है। राकेश मिश्रा जी, डॉक्टर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जरा आप अपनी राय भी रखिएगा। लेकिन इसमें सवाल ये है कि उन देशों में जहां पर ये खतरा है, वहां से फ्लाइट्स जो आ रही हैं, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उन पर खास नजर रखिए, टेस्ट हों सारे। लेकिन कई बार ये टेस्ट में भी पुराने ही जो वेरिएंट आए उनकी ही तरह ये टेस्ट में नहीं पहचाना जाता। तो ऐसे में क्या फ्लाइट्स ही बंद कर देनी चाहिए, ये भी एहतियाती कदम उठाना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, फ्लाइट बंद कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे अलग तरह के नुकसान होते हैं और हम शायद उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ज्यादा समय तक। और वेरिएंट तो एक के बाद आता रहेगा। और हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे देश में ही इतने ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं कि नए वेरिएंट यहाँ भी बन सकते हैं। तो इसके लिए हमको दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। पहली चीज, जैसे सरकार ने कहा है कि कड़ी नजर रखी जाए, तो ये इतना मुश्किल नहीं है कि सबको टेस्ट करना, हमको सख्ती से करना होगा, लेकिन आप कायदे से अगर RT-PCR टेस्ट करें, और अभी तो एक ऐसा भी इसमें तरीका है कि हमको बहुत जल्दी से ये पता चल जाएगा 2-4 घंटे में ही कि ये नया वाला वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है कि नहीं, उसको हम बाद में सीक्वेंसिंग से कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमको रखना है। और जैसे अभी आपने सुना हमारे और पैनलिस्ट से कि कोई भी वेरिएंट हो, वो ये ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, वो मास्क को भेद के नहीं जा सकता है। अगर हमने अच्छी तरह से मास्क पहना हुआ है तो डॉक्टर साहब, डबल मास्क या N95 या कोई नॉर्मल मास्क ही अगर कपड़े का पहना हुआ है तो सेफ है? नॉर्मल मास्क अगर आप पहनिए और उसको अच्छी तरह से पहनिए, सिर्फ चिन में लटका के नहीं, सिर्फ मुंह ढका है, नाक खुली है, ऐसा नहीं, उसको ढंग से पहनना है, तो हमको काफी हद तक, मतलब कि 80-90% तक का प्रोटेक्शन इनसे मिलता है। तो हमारे पास बहुत सस्ता सा और बहुत इफेक्टिव टूल इसके लिए है। और दूसरी चीज है कि वैक्सीनेशन, अगर ये हम करेंगे तो अगर ये वैक्सीन इवेड भी करेगा फिर भी उससे प्रोटेक्शन रहता है कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा हमको। तो हमको इस वायरस से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार होना है। हमको फ्लाइट बंद कर देना या सब कुछ बंद कर देना वो कोई लंबा सोल्यूशन नहीं है। और मैं नहीं समझता कि जो देश फ्लाइट बंद कर रहे हैं उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया की वैक्सीन के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हमको उस दिशा में काम करना चाहिए कि ये वैश्विक बीमारी है, ये एक ऐसा नहीं है कि एक देश की या एक शहर की बीमारी है। और तो हमको ये ना कि कैसे पूरी दुनिया को वैक्सीन मिल सकती है, उसके बजाय कि आप फ्लाइट बंद कर दें, किसी को आइसोलेट कर दें। और मेन चीज हमको अभी इसमें
ये होगा कि इससे एक हमको अलर्ट सा मिला है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं कि लोग और थोड़ा सख्ती करेंगे, थोड़ा और अच्छी तरह से मास्क पहनेंगे, क्योंकि वेरिएंट तो आएंगे। जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता हमको रिलैक्स नहीं होना है। और हमने ये देखा कि लोग धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे थे, तो उसके बारे में उस हिसाब से अगर देखें तो ये अच्छी बात है कि हम अलर्ट हो रहे हैं और सरकार ने भी अपना ध्यान इसके ऊपर लगाया हुआ है। और तो इससे एक तरह से हमको फायदा होगा। अभी ये जो वायरस है इसमें म्यूटेंट इतने ज्यादा हैं, 50-52 म्यूटेशन है उसमें, और इसका जो बिजनेस एंड है वायरस का स्ट्रीम, उसमें बहुत सारे म्यूटेशन है। उससे कितना नुकसान होगा, कितना क्लिनिकल सिम्टम ज्यादा होंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। या वैक्सीन को वेट करेगा। अभी ये 2 हफ्ते का आइसोलेट है और अभी इसके बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं, और संख्या भी जो है बहुत कम है, अभी परसेंट बड़े ज्यादा हैं। तो ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि किसी सुपर स्प्रेड इवेंट में ये लोग अचानक फैल गए, क्योंकि ज्यादातर केसेस एक प्रोविंस से आए हुए हैं। तो अभी हमको 1-2 हफ्ते थोड़ा केयरफुली देखना होगा, सावधानी रखनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा खास वायरस ना हो और वेरिएंट ना हो और दूसरे वेरिएंट की तरह भी हो। और तो अभी ये बहुत जल्दी होगी इसके बारे में ऐसे ड्रेस्टिक डिसीजन ले लेना कि ये बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए। लेकिन सावधानी रखनी चाहिए कि एयरपोर्ट से कोई भी बिना टेस्ट किए हुए ना जाए, चाहे साउथ अफ्रीका की फ्लाइट हो चाहे और कहीं की भी फ्लाइट हो। कनेक्ट होकर के अगर ये वायरस है इतना इन्फेक्शियस तो पहुंच चुका होगा, कई जगहों पे इसके सीट फैले हैं, इसलिए हमको कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट को अच्छी तरह से टेस्ट करना होगा। तो मेरे ख्याल से हमको 1-2 हफ्ते का वक्त चाहिए ये जानने के लिए कि इसके क्या परिणाम होंगे और ये वेरिएंट हमको कितना परेशान करेगा या नहीं करेगा। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी, देखिए यूरोप और अमेरिका जैसे देश जहां पर दोनों डोज लग चुकी हैं, फिर भी ये वेरिएंट अपना असर डाल जा रहा है। यहाँ पर अभी आबादी इतनी अभी ऐसी भी है जो डबल डोज भी नहीं लगा। क्या हमको बूस्टर डोज की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या हमें डबल डोज लगाते लगाते ही जिनको दोनों डोज लग चुके हैं वो एरिया जो है आबादी का, क्या वहां बूस्टर डोज की शुरुआत कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए बूस्टर डोज जो हम लगाने की सोच रहे हैं, कुछ लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई और चीजों के बारे में भी हमने सोचना बहुत जरूरी है। अब ये बूस्टर डोज का डिसीजन जो कई सारे देशों ने लिया, उसमें सबसे पहला ग्रुप जो था वो लोगों का था कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई होगी या कोई डिसीज की वजह से शायद उनकी प्रतिकार शक्ति कम हो गई, तो उनको वैक्सीन देने के बावजूद भी वो प्रतिकार शक्ति उतनी जागरूक नहीं हुई। उन लोगों को देना, वहां तक वो बात ठीक है, लेकिन ये जो बात बन रही है कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर देना, ये शायद उतनी सही बात होगी ऐसा मैं खुद मानता नहीं हूँ। क्योंकि आप एक चीज का डर देखिए, अभी ये ओमिक्रॉन आया है, अभी तक तो वो साउथ अफ्रीका या कोई चंद गिने चुने देश है जहाँ इक्का दुक्का किस्म की केसेस दिख रही हैं। अगर ये चारों तरफ फैलना शुरू हो गया तो मैं जो वैक्सीन देने वाला हूँ वो पुराने वुहान वायरस पे बनी हुई वैक्सीन अगर मैंने बूस्टर करके दी तो उसका भी प्रोटेक्शन तो उतना नहीं बनेगा। इसका मायना क्या है, हमको शायद थोड़े दिन रुकना, इसमें ही हमारी समझ रहेगी कि हम अगर रुक जाएं और अगर ऐसे किस्म का विषाणु आता है कि जिसको और कोई वैक्सीन का डोज अगर हम लगाएं तो अच्छा होगा, तो उस किस्म की वैक्सीन के लिए हमको ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जब तक ये नया विषाणु इस्तेमाल करके उसके ऊपर जब तक हम वैक्सीन सेकंड जनरेशन की ना बनाए तब तक दूसरा डोज देना मेरे लिए, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये करना शायद गलत हो जाएगा। तो हमने थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बूस्टर के सोचने के बजाय मैंने पहला ही डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लिया है, तो मैंने दूसरा डोज लेने की कोशिश करना है। जो भी एक भी डोज नहीं लिए हुए हैं वो लोगों ने भी वैक्सीन लेने के लिए जल्द आगे बढ़ना है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर आप पालन करें, ये दोनों चीजें अगर साथ में रहें तो शायद ये इतना डर और ये बूस्टर के बारे में सोच ये हमको करने की जरूरत नहीं है। हमको जो मालूम है, जिस चीज के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, उन दोनों चीजों के ऊपर भरोसा करके हमने आगे बढ़ते जाना, इसमें ही शायद हमारे लिए अच्छा होगा। डॉक्टर अशोक सेठ, अगर इस नए वेरिएंट पर बात कर रहे हैं तो इसको जरा समझा पाएंगे आप? क्योंकि पिछले जो 2 हमने लहर देखी उसमें हमने देखा कि
पहले वाले में से ज्यादा दूसरी खतरनाक थी, ऑक्सीजन लेवल लोगों के कम होने लगे, अलग तरीके का खतरा देखा गया। क्या ये नया जो वेरिएंट है इसमें भी कुछ जो अभी तक जहां केसेस आए अलग अलग देशों में, वहां पर किस तरीके के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, कितना खतरनाक वहां पर लग रहा है ये वेरिएंट? थैंक यू। ये एक तो मैं कहूंगा कि आई थिंक कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉज ऑफ कंसर्न है, बट कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और हमें कोविड की लड़ाई में हमेशा पैनिक की बात नहीं होती है, कॉशन की बात होती है, प्रिकॉशंस की बात होती है, कंसर्न्स की बात होती है, बट कोई पैनिक की नहीं है। द सेकेंड एस्पेक्ट जो आपने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस बार आपने देखा होगा कि WHO ने बहुत ही कुछ दिनों में ही इस वेरिएंट को, जब वेरिएंट के पता चला और उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न करने में 3-4 दिन ही लगे। ये इसलिए हुआ कि इसमें इतनी म्यूटेशन आज तक, इतने सीक्वेंसेस की म्यूटेशन आज तक किसी भी वेरिएंट में नहीं देखी गई। और जब वो एटलीस्ट 50 म्यूटेशंस हैं एक वायरस में, और मैं कॉमन मैन के लिए समझा दूं, और मैं ये भी कहूंगा कि मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हूं, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट से आती है, वायरोलॉजिस्ट से आती है, बट समझ जरूर है क्योंकि हम तो इन्वॉल्व हैं कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में, कोविड पेशेंट्स की केयर में पिछले 1.5-2 सालों से। सो ये जब म्यूटेशन होती है, अगर स्पाइक प्रोटीन पे हो रही है और 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है, और उसकी बाकी म्यूटेशंस जहां से वो बॉडी के अंदर घुसता है इस रिसेप्टर प्रोटीन्स पे हैं, तो 2 चीजें हो जाती है जो कि साउथ अफ्रीका में अब तक देखा गया है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ये तो क्लियरली लग रहा है, इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया। क्या ये ज्यादा सीवियर इन्फेक्शंस होगा, उसका अब तक कोई एविडेंस नहीं है, और यही एविडेंस हम कह रहे हैं कि 2-3 हफ्तों में ये बात पता चलेगी, क्योंकि ये वेरिएंट देखा ही इसी महीने गया है। और थर्डली बात ये होती है कि क्योंकि ये जो म्यूटेशंस जो आई हैं वो स्पाइक प्रोटीन पे हैं, और हमारी जितनी भी वैक्सीनेशन है वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज करती हैं, तो अजम्पशन या हाइपोथेसिस यही है कि अगर ये वेरी कर गया है, म्यूटेंट है, तो शायद हमारी इम्यूनिटी इसको रिकॉग्नाइज न करे, क्योंकि ये वही स्पाइक प्रोटीन्स पे म्यूटेट हो गया है। ये सब शायद बातें हैं, ये सब हाइपोथेसिस हैं, ये सब अब तक प्रूव नहीं हुई है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जब ये बात आ जाती है तो इसीलिए सतर्क होने की बात आ जाती है कि शायद ये हमारी इम्यूनिटी को इवेड करे। और क्योंकि ये भी देखा गया है, जो चंद केसेस हुए उनमें डबल वैक्सीनेटेड लोग भी थे, इजराइल का एक पेशेंट था जिसको बूस्टर भी लगा हुआ था, तो ये फिर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है। यही बातें हमें 3 से 4 हफ्ते में पता चलेंगी, और हमें प्रोएक्टिव इसलिए होना है कि अगर ये बातें तब पता चलती है और हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत फैल रहा है, अब कुछ करना चाहिए, तो फिर अननेसेसरी और यूजलेस हो जाता है। इसीलिए प्रिकॉशंस अब से लेना, जीनोम सीक्वेंसिंग जो हो रही है, स्क्रूटिनी जो जीनोम पे हर टेस्टिंग के ऊपर जीनोम स्क्रूटिनी हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्क्रूटिनी हमें बताएगी कि ये वायरस किस हिसाब से फैल रहा है, ज्यादा इन्फेक्शियस है कि नहीं, क्या वो वाकई ही वैक्सीन को इवेड कर रहा है जिस तरह हम थ्योरेटिकली समझते हैं, और अगर वो होता है तो फिर एटलीस्ट हमने प्रिकॉशंस ली होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। डॉक्टर राकेश मिश्रा, देखिए आज मीटिंग भी हुई, सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्यों को निर्देश दे दिए गए कि आप जल्द से जल्द जो दूसरी डोज है वो लग जानी चाहिए। आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस वायरस से आगे फ्यूचर में बचने के लिए? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वायरस कुछ ही लोगों को परेशान करता है, बहुत से लोगों को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन उसमें से 10-15% लोगों को बीमारी होती है। उन चीजों को, उसको भी अगर हमको कम करना है, अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया लोगों को अच्छी तरह से, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होगी, नया भी वेरिएंट आएगा, उससे भी ये वैक्सीन जो है हमारी, खास करके जैसे कि कोवैक्सीन है, वो तो पूरा का पूरा वायरस की वैक्सीन बनी हुई है, तो उसमें हमको उम्मीद है कि कोई भी वायरस इतनी जल्दी से एकदम से इसको नाकाम नहीं कर पाएगा। और कोविशील्ड में भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन आ रही है, तो मतलब हमारी जो वैक्सीन है बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, और सबको लेना चाहिए। और जो सरकार ने जोर दिया है कि दूसरा डोज जो है इमीडिएटली और मतलब सही वक्त पे दिया जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि एक तरह से नेग्लिजेंस आ रहा था कि एक डोज हो गई, अभी तो वायरस खत्म हो गया, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज हमको जागना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो वायरस, ये अभी जो डर एक आया है,
हमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए कि वैक्सीन हम अच्छी तरह से लगाएं, लोगों को के अंदर जागरूकता थोड़ी और बढ़ाएं, क्योंकि खतरा तो दिख रहा है, लेकिन हमको इसमें अभी इतने ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ठीक से सावधानी बरतें तो हम इसको भी आसानी से इसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के अंदर पुराने इन्फेक्शन हैं। बड़े बड़े शहरों में तो सीरो पॉजिटिविटी 90% से भी ज्यादा है। तो ये चीजें हमको एक शील्ड की तरह से काम करेंगी। वायरस इतनी जल्दी नहीं फैल सकता है, इतना भी खतरनाक वायरस हो वो इतनी जल्दी नहीं फैलता सेकेंड वेव की जैसे, क्योंकि सेकेंड वेव में वैक्सीनेशन नहीं था और बहुत सारे लोग वल्नरेबल थे। अब हमको जैसे आपने अभी सुना कि जो लोग खास करके जो जिनको कोई इम्यून की डिफिशियंसी है या ज्यादा एजेड हैं, उनका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको अगर वैक्सीन लगी भी है तो उनको वेन हो जाती है। तो उनके लिए आप बूस्टर के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी डबल डोज दी जाए। अगर बच्चों के लिए भी वैक्सीन अगर मुहैया हो जाती है तो उसको भी दिया जाए, क्योंकि वो एक हमारे बहुत एक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, डॉक्टर शशांक जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो दूसरी लहर में देखा, जो पहली लहर में देखा, कई बार हमने देखा कि कुछ खास एज ग्रुप है जिनको ये वायरस ज्यादा प्रभावित करता है। इस वायरस के बारे में भी कुछ ऐसी ही जानकारी है? कुछ खास वर्ग है या कोई खास तरीका है इसका जिसमें ये ज्यादा प्रभावित करे? और दूसरा सवाल कि जो कोरोना जिनको हो चुका है, क्या उनको ज्यादा खतरा हो सकता है इस वेरिएंट से? तो आपके दोनों प्रश्न अच्छे हैं। पहला आपका दूसरा प्रश्न लूंगा कि जिनको कोरोना हो चुका है उनको नेचुरल इम्यूनिटी आती है, और जिनको नेचुरल इम्यूनिटी आती है और जिनके 2 टीके लगते हैं उनको एज गुड एज हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, और ये ज्यादा सक्षम लेते हैं। तो यदि आपको पहले कोरोना हो चुका है और आपके 2 टीके लगे हैं तो आपको ज्यादा प्रतिकार शक्ति है कंपेयर टू जिसको सिर्फ 2 टीके लगे। तो इससे कोई खतरे की बात नहीं है। और यदि ये नया वेरिएंट आया भी तो भी री इन्फेक्शन की संभावना काफी कम होगी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो आपने कही कि पहले लहर में हमने देखा कि वृद्ध लोगों में ज्यादा कोविड हुआ था, दूसरे लहर में हमने देखा कि वयोगट जो था 40 से 60 वयोगट था, मिडिल एज ग्रुप था। तो तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से यदि आती है तो 30 के नीचे आने की संभावना या बच्चों में आने की संभावना पहले ज्यादा दी थी, लेकिन एक्सपोजर दूसरे जो लहर आई थी उसका इतना ज्यादा हुआ था कि लगभग एंटीबॉडी सीरो सर्वे अभी दिखाते हैं कि 70 से 80% में डेल्टा की एंटीबॉडी आ चुकी है। ये जो नया वेरिएंट जो आया है इसका भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सतर्क रहना चाहिए। मास्क और टीके लगाने ये जरूरी है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन 2 लोगों को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एक तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है वह वो गट जिनका 60-70 के ऊपर है और जिनको बीमारियां है जैसे मधुमेह है या रक्तदाब है या हृदय विकार है या जिनको कोई कीमोथेरेपी का इलाज चल रहा है कैंसर के लिए, जिनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम है अलग अलग बीमारियों की वजह से, इनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं तो इनको थोड़ा सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बूस्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रॉपरली फिटिंग मास्क पहनना चाहिए। क्लॉथ मास्क इफेक्टिव नहीं है। क्लॉथ मास्क होगा आपके पास तो 2 रुपए का एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क लगाइए या N95 मास्क पहनिए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप के लिए मेरे को कहना है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम बोलेंगे कि कॉस्टली रहता है N95 मास्क। डॉक्टरों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को तो N95 मास्क अनिवार्य है, लेकिन आम आदमी को भी हमारी यही सजेशन है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो N95 मास्क पहनिए या डबल मास्क, यानी आपके क्लॉथ मास्क के साथ एटलीस्ट एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क जो ₹2 को मिलता है वो पहनिए। ये आपको कोई भी स्ट्रेन से बचा सकता है। सबसे सक्षम जो हमारे पास वैक्सीन आज अवेलेबल है वो मास्क है। मास्क के बाद टीका है। टीका हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। एंड जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगा है उनको आइडेंटिफाई करके, उनको प्रोत्साहित करके पहला टीका लगवाइए, फिर बाद में दूसरा टीका लगवाइए। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जी, जरा ये बताइए, जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं और एक अच्छा खासा अंतराल हो गया है, वो अब क्या करें? क्या उनके अंदर एंटीबॉडीज होंगी उतनी ही जितनी होनी चाहिए नए वायरस और नए वेरिएंट से लड़ने के लिए? देखिए, नए वेरिएंट, हमारे जो सारी वैक्सीन है, जो इन्फेक्शन का जो हमारा कंसेप्ट है कि प्रतिकार शक्ति को कैसे गिना जाए कि जिसकी वजह से हम समझ पाए कौन प्रोटेक्टेड है,
वो थोड़ा रिसर्च में थोड़ा इनएडिक्वेट है, क्योंकि हमको सरोगेट्स ऑफ प्रोटेक्शन जो बोलते हैं उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। अब हम अक्सर क्या सुनते हैं कि जो लोगों के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स कम हो गए हैं शायद उनको रिस्क ज्यादा है करके, लेकिन आप उसी वक्त अगर दूसरे एविडेंसेस अगर आप देखें तो हमको ये भी पता है कि वो टी सेल का सेंसिटाइजेशन अगर हो गया तो शायद प्रोटेक्ट कर सकता है। हमको ये भी पता है, जो फैक्ट हमको सामने दिखता है कि एक बार अगर किसी को इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको री इन्फेक्शन होने का चांस बहुत रहता है। अब ये सब लिखने के बाद में हमने ये समझना कि मैंने बहुत पहले वैक्सीन लिया है, अब मेरी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए सबूत जितने पुख्ता चाहिए उतने पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि मेरे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन ये मेरी जान बचाते हैं, इन्फेक्शन होने से रोकने में वो उतनी कामयाब नहीं होती है। अगर मुझे इन्फेक्शन को रोकना है तो मैंने मास्क पहनना, जितना हो सके उतना 2 व्यक्तियों के अंदर डिस्टेंस रखने की कोशिश करना, और तीसरी बात अच्छे वेंटिलेटेड जगह पे रहने का सोचना। जहाँ भी हम जाते हैं वेंटिलेशन वहाँ का देख के उस हिसाब से हमने रहने की कोशिश करना है। ये हमको समझना पड़ेगा। ये बीमारी की वजह से लाइफस्टाइल थोड़ी बदलेगी, लेकिन जो हमको मालूम है, जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं, वो 2 ही चीजें हैं। आप वैक्सीन लो, जान बचाओ, और मास्क पहनो, सेफ डिस्टेंस रखो, आपको इन्फेक्शन होने का डर उतना ही नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आइदर और नहीं है ना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वैक्सीन भी लेना पड़ेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना पड़ेगा। मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करता हूँ इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, ये भी नहीं चलेगा। वैक्सीन ली है इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाऊं, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर राकेश मिश्रा, फिर चलेगा क्या? सिर्फ आपको अपना ख्याल रखना होगा वैसे ही जैसे हमने पहली और दूसरी लहर में रखा था, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मैं जोड़ना चाह रही हूँ। सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? जो ये नया वेरिएंट है इसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे पहचाना जा सके कि हम इस खतरे से सामना कर चुके हैं या जूझ रहे हैं? अभी जितनी जानकारी आई हुई है, जैसे अभी हमारे और भी पैनलिस्ट ने बताया कि ये कहा नहीं जा सकता कि इसके सिम्टम कोई अलग होंगे क्या। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि इसके सिम्टम वैसे ही होंगे जैसे पहले वायरस के थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी SARS-CoV-2 ही है। जब म्यूटेशन हो गए हों वो अलग चीज है। और ये भी नहीं अभी पता है कि क्या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है इन जगहों पे। तो नया वेरिएंट आ गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग परेशान हो गए हैं या कुछ ऐसी ज्यादा भीड़ हो गई हॉस्पिटल में। तो सीवियरिटी कितनी ज्यादा है या मॉर्टेलिटी से कुछ बढ़ी है या कोई और जो डिटेल है इसकी बीमारी के, ये इसके इन्फेक्शन के साथ, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी हमको सिर्फ ये पता चला है कि एक नया सा म्यूटेंट निकल गया है। ये हमको एक तरह से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये हमको एक पॉजिटिव ढंग में से लेना चाहिए कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम ऑलरेडी उठा लिए हैं कि हमारी सतर्कता बढ़ा दी गई, सर्विलेंस बढ़ाया गया है और हम मॉनिटर करेंगे क्लोजली और भी ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग करके कि कोई ये वाला वेरिएंट या दूसरा भी कोई वेरिएंट कहीं से निकल के बढ़ तो नहीं रहा है या ज्यादा फैल नहीं रहा है, ऐसी चीज। और दूसरी चीज, जैसे अभी आपने सुना कि आप कोविड को फैलने से बचाइए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी वेरिएंट बन सकता है। हर नया इन्फेक्शन जो है वायरस को एक प्लेटफॉर्म देता है अपना नया स्वरूप लेने का, और हमेशा ये बॉडी म्यूटेट होता है। अगर हम वैक्सीन लगा लें तो हम बच जाएंगे, अगर हम मास्क लगा लें तो हम वायरस को बढ़ने नहीं देंगे। इस तरह, और सर्विलेंस सरकार का काम है। अगर ये चीजें हम मिल के करते हैं 3-4 महीने 6 महीने, और जब तक इसके ऊपर पूरी तरह से काबू ना पाया जाए, तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। आप सीधी बात यही कह रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू की जा रही हैं। आपको लग रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है या इस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक कि विचार करने की जरूरत है और फ्लाइट्स बंद करने की जरूरत है। आई थिंक पैनिक रिएक्शन तो हमने कहा है कि नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली
प्रोएक्टिव जो मैं कह रहा हूं और सब कोई कह रहे हैं कि बार बार कि लास्ट टाइम डेल्टा इसलिए हमारे विशेष तरीके से आया था कि हमारे में प्रोएक्टिविटी नहीं थी। उस वक्त याद होगा आपको कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत पुअर थी। ये कोऑर्डिनेटेड, अब तो कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंसिंग है। उस वक्त लोगों को पता चल रहा था कि एक डेल्टा वेरिएंट है, पर फिर भी हम एक्शन नहीं ले पाए थे क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि म्यूटेशन इतने सिवियर हो सकते हैं। अब क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली कई अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुए हैं। तो इस टाइम पे आपने देखा होगा हम सब मेडिकल फ्रेटर्निटी, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज सब सतर्क हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जरूर है कि हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी है। एयरपोर्ट में जो आज आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग, उनकी जीनोमिक सर्वेलेंस, उनकी सीक्वेंसिंग, इसी से हमें पता चलेगा कि क्या ये वायरस ज्यादा विशेष है, क्या ये बढ़ रहा है हमारी कम्युनिटी में। आई थिंक कि हमें कंटिन्यू रखना चाहिए जैसे वर्ल्ड नॉर्मलाइज हो रहा। आफ्टर ऑल सबसे बड़ा यंत्र तो हमारे पास है ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं डॉक्टर शशांक जोशी के साथ पूरा इनफैक्ट अग्री करता हूं कि डबल मास्किंग हमारी जो हम अभी भी कंजेस्टेड एरियाज में इवन एज अ डॉक्टर या तो हम 9N95 कहते हैं या डबल मास्किंग, जो कि कपड़े के मास्क के अंदर एक रुपए वाला सस्ता सर्जिकल मास्क, दैट इज ऑल इट कॉस्ट टू बी डबल मास्क, जिससे कि हम प्रैक्टिकली 95% सर्टेनिटी से ट्रांसमिशन ऑफ वायरस प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना बड़ा यंत्र है तो हम फिर क्यों कह रहे हैं कि हमें वर्ल्ड को फिर से स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि एक वायरस म्यूटेट कर रहा है। बाय द वे आपको ये भी बता दो कि आपको ये न्यूज हर महीने आएगी कि वायरस का एक नया म्यूटेशन निकला है। कौन खतरनाक है और कौन सही है, वी विल ओनली नो इन टाइम। और तीसरी बात ये भी बता दो कि हमारी वैक्सीनेशंस को, ये डबल वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, हमारे वैक्सीनेशंस को भी बेटर होना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी जो कि वेरी फास्ट निकली, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुई। हमारी वैक्सीन को भी बेटर होना पड़ेगा और हो सकता है कि 6 महीने बाद जो हमें वैक्सीन लगे वो इन सब वेरिएंट्स को कवर करे, वो ओवर आर्चिंग हो, वो ज्यादा सेफ हो, वो ज्यादा इफेक्टिव हो। बट इसीलिए हमारा मास्क और हमारी सोशल डिस्टेंसिंग चलती रहनी चाहिए, बट वर्ल्ड को रुकना अननेसेसरी है। लेकिन वही सर बार बार मतलब आप सबसे जो मैं बात कर रही हूँ, एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी जागरूकता जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन जरा मैं कहूंगी कुछ वो तस्वीरें भी दिखाइए, बाजारों में किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और हम बैठकर यहाँ जब चर्चा करते हैं कि नए नए देखिए वेरिएंट आ रहे हैं, खतरनाक हो सकता है, फिर हम मुसीबत में फंस सकते हैं, फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन ये भीड़ देखिए और इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जागरूक नहीं है। अगर लोगों का यही रवैया रहा तो कितने भी कदम उठा ले चाहे सरकार, लेकिन ये बदलने वाली नहीं है। आम दिनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बाकी त्योहारों की तस्वीरें तो इससे भी ऊपर की थी। डॉक्टर शशांक, आप जरा ये तस्वीरें देख रहे होंगे और आप तो अपने आसपास भी देखते होंगे, एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? वो जागरूकता की कमी है लोगों में, लोग नहीं शायद समझ रहे हैं गंभीरता को कि अभी भी हम पूरी तरीके से कोरोना से उभरे नहीं है। अर्पिता जी, लोग का क्या हो गया है कि लोग रिबेलियस मूड में चले गए, रिवेंजफुल और रिबेलियस मूड में। उनको क्या है कि हम जब बताते, कोई आदमी को बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए तो वो उल्टा कर देते हैं। और एक मानसिक मेंटल लेवल पे हमको उनको बताना चाहिए कि ये जानलेवा हो सकता है। और ये पहली बात है। एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह हमारी कॉमनवेल्थ मीटिंग में डॉक्टर एंड्रिया जो साउथ अफ्रीका की थी, प्रिटोरिया प्रोविंस की, उन्होंने ये केसेस देखे लास्ट 2 हफ्ते में और उन्होंने कहा है कि इसके जो लक्षण है ये बहुत माइल्ड है। जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका में एक भी मौत नहीं हुई है ये वेरिएंट से। हम वो जीनोमिकली बहुत खतरनाक दिखता है, लेकिन उनके जो लक्षण है, एक थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा फटीग, ये माइल्ड लक्षण है। और कोई भी रुग्ण को उन्होंने एडमिट नहीं किया है। वो प्रिटोरिया प्रोविंस की है, गोतांग प्रोविंस, जहां से ये उगम हुआ है, ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन का वहां का। तो लेकिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए अपने आप में उनको एक डर होना जरूरी है। अभी क्या हो गया है, लोगों को क्या लगता है कि कोरोना चला गया, ये गलत बात है। तो आपके जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए हम यही बता सकते हैं कि अभी भी कोरोना है, अलग अलग नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, अभी भी गया नहीं है। और इसके लिए एक, जैसे हम रोज एक चश्मा डालते हैं वैसे एक मास्क डालना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोगों को घुटन हो गई है उससे, वो घुटन को ब्रेक करने के लिए हमको 2 चीज है कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। जो सेकंड वेव में हमारी मौतें हुई थी
वो लोगों को जागरूक करके उनके माइंड में एक थोड़ा डर करना जरूरी है, क्योंकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से डॉक्टर राकेश मिश्रा, मैं अब आखिरी कमेंट आप डॉक्टर से चाहूंगी। AQI का भी कोई असर पड़ेगा क्या इस नए वेरिएंट पर, जिस तरीके की स्थितियां हैं? मैं सुना नहीं आपका सवाल, कैन यू रिपीट? जी, मैं कह रही हूँ एयर पोल्यूशन जो है उसका भी कुछ असर पड़ेगा, AQI जो स्तर चल रहा है उसका कुछ असर पड़ेगा इस नए वेरिएंट पर? नहीं, एयर पोल्यूशन का हर चीज पे असर रहता है, वो कमजोरी लाता है और तमाम तरह के रिएक्शंस, लेकिन कोई डायरेक्ट जो इम्यूनोलॉजिकली कमजोर है उसी को ज्यादा परेशानी होती है, उसको वायरस भी ज्यादा परेशान करता है और पोल्यूशन से भी वो तो एग्रीवेट हो सकता है, लेकिन वैसे कोई डायरेक्ट साइंटिफिक लिंक नहीं है कि वायरस और पोल्यूशन का, हमको पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। कमजोर हमेशा परेशान होते हैं, जिस तरह से अगर आप रिस्ट्रिक्शन भी लाएंगे और लॉकडाउन करेंगे तो उसमें परेशान कौन होता है? जो डेली वेजर्स हैं, और तो वैसा कोई पोल्यूशन से इतना डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, आखिरी कमेंट्स आपसे भी चाहूंगी। कमेंट एक ही है, जान बचाइए, वैक्सीन लेके, वैक्सीन के 2 डोज जल्द से जल्द ले लीजिए, और मास्किंग, सुरक्षित डिस्टेंस रखना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको भूलिए मत, क्योंकि अगर हम ये न फॉलो करें तो हम सिर्फ इन्फेक्शन ही आने के लिए न्योता नहीं देंगे, वो इन्फेक्शन से हमको हॉस्पिटल में लेके जाने की और मौत होने की आशंका को भी हम न्योता देंगे। तो अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी अपने हाथ में है, आप बदल सकते हैं, छोटी सी कमिटमेंट चाहिए लेकिन वो आपकी जिंदगी बचा सकती। ठीक है, डॉक्टर अशोक सेठ। मास्क को अभी आप समझ लीजिए आपके कपड़े हैं, आप कमीज पैंट पहन के बाहर जाते हो, साथ में आप मास्क भी उसी तरह लगा के जाओ। जिस तरह आपकी पैंट कमीज पब्लिक में उतरती नहीं है, उसी तरह आपका मास्क भी पब्लिक में नहीं उतरना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसी तरह से कहूंगा कि अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हो तो एक सर्जिकल मास्क उसके अंदर लगा लो, तो आप अपने आप को भी बचोगे, दूसरों को भी बचाओगे आप। जी, डॉक्टर शशांक जोशी, आपका भी जल्दी से 10 सेकंड में कमेंट्स चाहूंगी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। टीका, मास्क और सक्षम रहना, और डरना नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्लेसेंट नहीं होना, यानी जागरूक रहना है, डरना नहीं है, जो प्रिकॉशंस है वो अपनाने हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ओमिक्रॉन, ये नया वेरिएंट अब सामने आ रहा है, हालांकि सतर्कता बढ़ती जा रही है। वो फ्लाइट जो ऐसे देशों से जहां पर ये वेरिएंट पाया गया है, फ्लाइट्स आ रही हैं, चेकिंग हो रही है और राज्यों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हाई लेवल मीटिंग आज हुई और उस मीटिंग में भी तय हुआ कि कैसे इससे निपटना है, ये वायरस एंटर ही ना कर पाए, भारत में इसकी रणनीति भी बनाई गई है। साथ ही साथ जागरूकता सबसे अहम पहलू है जिस पर हम सबको, मुझे और आपको सोचना होगा। इसलिए हमें सोचते हुए मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और अभी लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि लापरवाही किसी और पर नहीं, हम पर और आप पर ही भारी पड़ेगी।